नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे 32वीं उत्तर जोन काउंसिल की बैठक के साथ, जो आज हो रही है फरीदाबाद के सूरजकुंड में। ये बैठक हो रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। विभिन्न राज्यों के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक का उद्देश्य पड़ोसी राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाना है, अंतर्राज्यीय विवादों को हल करना और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है। तो आज ये बैठक है, इस बैठक की अध्यक्षता करने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। इनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी इस बैठक में शामिल है। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो यह बैठक जारी है। इस खबर पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, ये जो बैठक चल रही है अध्यक्षता में गृह मंत्री की, क्या इस बैठक में आज निर्णय लिए जा सकते हैं? किस तरह के फैसले आने की संभावना है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए आपको बता दें कि 32वीं बैठक है उत्तरी क्षेत्रीय की, और इसको लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल जो राजस्थान के हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल के हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, चंडीगढ़ प्रशासन के गुलाब चंद कटारिया हैं। साथ ही साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि फिलहाल 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। कहीं ना कहीं देखिए इसमें खुद अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक के अंदर जो है वो वाद विवाद हो रहा है। अधिकारियों को जो है वो सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो लगातार मामले होते जा रहे थे उनको किस तरीके से निपटाया। सबसे अहम मामला जो है इसमें महिला और बच्चों के खिलाफ जो दुष्कर्म के मामले थे उसको लेकर के शीघ्र निपटाया जा सके। फास्ट ट्रैक उसके लिए न्यायालयों की मांग जो है किस तरीके से बनाया जा सके, और साथ ही साथ कई ऐसे चीजें हैं जो कि आपातकालीन सहायता प्रणाली की कार्यवाही जो आपस में एक दूसरे का तालमेल राज्यों का हो सके। तो काफी अहम जो है ये बैठक मानी जा रही है और 3 घंटे की ये बैठक चलेगी। हालांकि बैठक अभी शुरुआत हो चुकी है और बैठक में जो है वो विचार विमर्श किया जा रहा है, सुझाव रखे जा रहे हैं, अधिकारियों से सुझाव लिए जा रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस बैठक 3 घंटे के बाद की बैठक के बाद जो है वो कहीं न कहीं आने वाला समय जो है वो इन राज्यों के तालमेल का बहुत बेहतर बनने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी जो शुरू हो चुकी है, और इस बैठक के बाद जो आपसी पड़ोसी राज्य हैं उत्तर क्षेत्र के, सब के बीच तालमेल किस तरह से बैठता है, इसको लेकर इस विषय में चर्चा होगी इस बैठक में। तो वहीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक शुरू होने से पहले श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू के धमाकों में, माफी चाहूंगा, दिल्ली में जो धमाका हुआ था, इस धमाके में जम्मू के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई है। दिल्ली जम्मू के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। जो भी इस हादसे में जो है मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी गई। गृह मंत्री और 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बैठक शुरू होने से पहले जो दिल्ली में धमाका हुआ था, जम्मू में धमाका हुआ था, दिल्ली और जम्मू में जो धमाके हुए थे, इनमें जो लोग मारे गए थे उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई और श्रद्धांजलि दी गई। उधर सऊदी अरब में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस और तेल टैंकर में जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 40 से अधिक भारतीयों की मौत हो गई है। ये मौत की खबर सामने आई है 40 से अधिक भारतीयों की। सऊदी अरब में मदीना के पास ये हादसा हुआ। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। ये सभी भारत से हज करने गए हुए लोग थे। मरने वालों में ज्यादातर हैदराबाद के लोग हैं। तो बड़ा और दर्दनाक सड़क हादसा ये हुआ है सऊदी अरब में, जहां हज करने गए श्रद्धालु थे, जो यात्री थे, ये इस हादसे का शिकार हुए। बस और तेल टैंकर की जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 40 भारतीयों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं।
खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। और आप जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां AQI लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शहर का AQI 350 के ऊपर दर्ज किया गया है। सुबह AQI 400 के करीब पहुंच गया था। दिल्ली NCR में ग्रेप 3 प्रतिबंध लागू हैं, इसके बावजूद जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने कई नियम लागू किए हुए हैं, बावजूद इसके लगातार प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है, जो लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल रहा है। लोगों की सेहत को लेकर भी खतरा मंडरा रहा है। गुरुग्राम में AQI 350 के ऊपर दर्ज हुआ है। लगातार AQI बढ़ रहा है। एक तरफ ग्रेप 3 लागू किया गया है दिल्ली NCR में, जिससे उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रदूषण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसे कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके जो गुरुग्राम है उसका AQI बढ़ता नजर आया है। सुबह के करीब ये 400 के करीब पहुंचा हुआ था AQI, और अब धीरे धीरे 350 के पार है। अभी भी कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी AQI 350 के ऊपर दर्ज किया गया है। धीरे धीरे सूरज की रोशनी पड़ने के साथ AQI में थोड़ी गिरावट नजर आई, लेकिन जिस स्तर पर AQI पहुंच गया है वो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। खासकर उन लोगों के लिए जिनको सांस के संबंधी बीमारी है, उनके लिए AQI ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके साथ ही जिन लोगों को तकलीफ नहीं भी है उनके लिए भी AQI खतरनाक है, क्योंकि आप इस तरह के प्रदूषण में जब सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, जिस तरह से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपाय भी किए जा रहे हैं, क्या वजह लग रही है कि जिस वजह से ये लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण कंट्रोल नहीं हो रहा? बिल्कुल, देखिए कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जहाँ ये कहा जा रहा है कि पराली एक वजह है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो मौसम होता है उसमें हवाएं ज्यादा चलती नहीं है, जिसकी वजह से जो स्मोग है वो वायुमंडल में रहता है और उसकी वजह से ज्यादा प्रदूषित हवा जो है वो रहती है एक जगह इकट्ठा होने की वजह से, और लगातार प्रदूषण बढ़ता रहता है। ग्रेप 3 जरूर लागू किया गया है सरकार की तरफ से, उसमें कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। खासतौर से छोटे बच्चों की जो स्कूलें हैं वो ऑनलाइन मोड पर की गई हैं। जो डीजल वाहन है उनको लेकर सख्ती बरती गई है। कंपनियों में जो डीजल जनसेट चलाए जाते हैं उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। बड़े कंस्ट्रक्शन जो काम है उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इन सब के बावजूद भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। सुबह के वक्त जहां प्रदूषण 400 AQI को पार कर जाता है, वहीं दिन के समय में भी 350 के आसपास AQI रह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त सांस लेना। इसीलिए सरकार ने भी ये एक तरह से एडवाइजरी जारी करी है, खासतौर से जिनको सांस की बीमारी है वो जल्दी घर से ना निकले, पार्क में घूमने ना जाएं, बल्कि घर पर रहें और धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकले। तो कई सारी एडवाइजरी जारी की है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी खुद भी अपना ख्याल रखना होगा। जब AQI ठीक हो तो उसके बाद ही कम से कम घर से बाहर निकले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो जिस तरह से AQI बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि लोग भी अपना ख्याल रखें, जितना ज़रूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलें, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकलने से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिल्ली NCR की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है, या फिर यूं कहें कि जहरीली होती जा रही है। लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और यही वजह है कि अब सरकार को भी ग्रेप 3 लागू करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी
बहुत सारे प्रतिबंध तो लगाए गए, लेकिन इन सब के बीच लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के राजीव चौक के पास मौजूद हूँ, जहाँ जो एक्यूआई मीटर लगा है वो अपने आप में बता रहा है कि शहर की हवा कितनी जहरीली है। अगर इसमें आप देखेंगे तो अभी भी जो PM10 है वो 367 है, जबकि PM2.5 171, यानी कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में है, वेरी पुअर जिसे एक तरह से लिखा गया है। आप इस बोर्ड में देखेंगे तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली NCR की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है, या फिर यूँ कहें कि कितनी खराब हो चुकी है। लगातार हम बात करें तो जब से प्रदूषण बढ़ा है उसके बाद से लगातार कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से, कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब जब ग्रेड 3 लगा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको बैन किया गया है। इसके साथ साथ जो पुराने डीजल वाहन हैं उनको बंद किया गया है। दिल्ली NCR में BS 1, 2, 3 जो वाहन है वो नहीं चल पाएंगे। इसके साथ साथ खुले में कूड़े जलाने के ऊपर भी प्रतिबंध है, और खास तौर से जनसेट के ऊपर कोई भी कंपनी अब काम नहीं कर सकती, उसे एक तरह से चालू नहीं किया गया है। एक तरह से सरकार भी अनुरोध कर रही है कि जो लोग गाड़ियों से निकलते हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। साथ ही बड़े बुजुर्ग और साथ ही छोटे बच्चों को हिदायतें दी गई हैं कि वो जल्दी घर से बाहर ना निकलें, बल्कि इंतजार करें कि जब ज़्यादा तेज़ धूप हो तो उसके बाद ही बाहर निकलें। अब बेशक तेज़ धूप हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो पोल्यूशन है वो बढ़ा हुआ है। बेहद गंभीर श्रेणी में इस वक्त हम कह सकते हैं कि दिल्ली NCR की आबो हवा है। तो ऐसे में खुद के बचाव में ही बचाव है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार भले ही कड़े फैसले ले रही हो, लेकिन इन सब के बीच खुद को भी काफ़ी चीज़ों से बचाना होगा ताकि इस जहरीली हवा से बचा जा सके। तो वहीं गुरुग्राम की तरह बहादुरगढ़ में भी AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है। AQI 439 के करीब दर्ज किया गया। लगातार बढ़ते AQI से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। वहीं जिस कदर प्रदूषण बढ़ रहा है वो लगातार एक समस्या बना हुआ है, एक चेतावनी बना हुआ है कि किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाए। वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विभाग तो लगातार सभी डिपार्टमेंट्स के टच में है और सभी को डायरेक्शंस भी लगातार दे रहा है, जिसमें चाहे NHI है, चाहे HSVP है, MC है और PWD BNR है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके साथ टच में है। और सभी को ये कहा हुआ है कि छिड़काव रेगुलर रखें अपना। हमारे यहाँ पर स्मोक गन से भी छिड़काव किया जा रहा है, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन भी चल रही है, टैंकर से भी छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों पे रेगुलरली बदल के कर रहे हैं। मतलब कुछ एक ऐसे एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा सड़कें खराब है, तो उस हालत के अंदर उन सड़कों से डस्ट निकलती है, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर छिड़काव थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। और जैसे AQI है सभी के लिए एक समस्या भी है, दिल्ली भी में भी ज़्यादा AQI है, बहादुरगढ़ में भी है। तो सभी विभागों से फिर दोबारा मेरा अनुरोध है कि कृपया करके छिड़काव की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दें, स्मोक गन्स और लगाएं। बाकी जितने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ भी स्मोक गन्स प्रोवाइड की हुई है। दूसरी समस्या आती है हमें जो ये कचरा जलाना की, जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, जो भी होगी कचरा इकट्ठा कर देते हैं, तो शाम को उठाने की बजाय कुछ एक लोग आग लगा देते हैं। ये हमारे पास शिकायतें आई हुई है। कुछ एक एरिया है जहाँ पर कचरा ये जमा हो जाता है, फिर उसको आग लगा देते हैं। उसकी वजह से भी जो ये क्या हुआ। और अब जिक्र करेंगे दिल्ली ब्लास्ट मामले का, जिसमें बड़ी गिरफ्तारी हुई है। NIA ने i20 कार के मालिक आमिर राशिद को गिरफ्तार किया है। NIA ने दिल्ली से आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया। आमिर राशिद के नाम पर यह i20 कार रजिस्टर्ड थी, जिसमें धमाका हुआ था। ब्लास्ट वाली कार जो थी वो आमिर राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आमिर ने आतंकी उमर के साथ मिलकर इस पूरे घटना की, इस पूरे हादसे की, जो ये दुर्घटना हुई थी, जो अटैक किया गया था, इसकी साजिश रची थी। जम्मू कश्मीर का रहने वाला है आरोपी आमिर राशिद, जिसे अब गिरफ्तार किया है। NIA ने i20 कार के मालिक आमिर राशिद को गिरफ्तार किया है। ये वही i20 कार है जिसमें धमाका हुआ था। इसी कार में डॉक्टर उमर नबी था, आतंकी था, जो खुद धमाके के साथ उड़ गया, जिसने धमाका किया। और इस गाड़ी का मालिक आमिर राशिद है, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नूह से 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। दोनों पर आतंकियों को फंडिंग देने के आरोप हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं ये दोनों आरोपी, और आतंकी उमर के ठिकाने वाले घर की भी बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने संदिग्ध मकान को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
3 दिन से एजेंसियां लगातार लू में कार्रवाई कर रही हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है, रेड की जा रही है, ताकि जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान हो सके और इस मामले में हम सुराग कोई हाथ लगे, आरोपियों तक पहुंचा जाए, दोषियों तक पहुंचा जाए, जो भी दिल्ली अटैक मामले में शामिल थे सबको काबू किया जाए। इसको लेकर लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं। एजेंसियों के रडार पर करीब 200 संदिग्ध लोग हैं। नूंह, फरीदाबाद और दिल्ली तक ये पूरा ब्लास्ट नेटवर्क फैला बताया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में रोहतक की प्रियंका को हिरासत में लिया गया, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर प्रियंका शर्मा जो है उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनका परिवार भी सामने आया। परिवार ने कहा कि प्रियंका का आदिल से कोई संबंध नहीं है। अनंतनाग में एमडी की पढ़ाई कर रही हैं प्रियंका, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। परिवार का कहना है कि वो हॉस्टल में ही रहती हैं। रूममेट ने बताया कि एजेंसियां प्रियंका को लेकर गई हैं, तब परिवार को पता चला कि डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं परिवार का कहना है कि परिवार पूरा सहयोग करेगा। पूछताछ में आतंकी नेटवर्क से उनका कोई संबंध नहीं है, ये भी परिवार का दावा है। तो डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया, अनंतनाग से हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसियों ने उन्हें हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनका परिवार भी सामने आया और परिवार का दावा है कि उनका किसी भी तरह के आतंकी नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। उन्हें ये उनकी रूममेट से पता चला कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के लिए एजेंसियां लेकर गई हैं और परिवार का कहना है कि वो इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे। ये है कि जिस तरह हम कल रात को बात कर रहे थे प्रियंका से, रात को 9 बजे करीब बात हो रही थी उससे, तो उसका एकदम ये आया कि भाई कोई गेट पे आया है, हॉस्टल में रहती है जैसे। अभी तो मीडिया में ये भी है कि वो कहीं प्राइवेट वो कमरा लेके रह रही है, ऐसा नहीं है। 2 साल से वो हॉस्टल में ही रह रही है, जो अनंतनाग का मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्टल में ही रह रही है। वो वहीं पे थी कल रात को, तो बात हुई उससे, तो उसने बताया कि कोई गेट पे आया है, मैं एक बार देख के आती हूँ। तो जब फ़ोन तो कट गया उसके बाद, तो फिर 9 बजे के 5 मिनट का टाइम था जब उससे लास्ट बात हुई। उसके बाद हमने फिर ट्राई करने की कोशिश की, तो उसका फ़ोन लग तो रहा था लेकिन उठा कोई रहा नहीं था। तो फिर लगभग 11-12 बजे करीब फिर जिससे उसके रूममेट से जो बात हुई उसके फ़ोन से, तो उन्होंने बताया कि वो जांच एजेंसियाँ थी, वो उनको पूछताछ के लिए लेके गई थी। ये था। तो क्या पूछा, बताया प्रियंका ने क्या कुछ पूछा? नहीं, उनसे तो यही था कि आपने कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ का MBBS किया है, क्या है, इस तरह नॉर्मली बातचीत की थी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी कुरुक्षेत्र पहुंची, पिहोवा सरस्वती मंदिर में पहुंची। धर्म पत्नी है JP नड्डा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने मंदिर में माथा टेका। गुरुद्वारा छठी पातशाही में भी वो नतमस्तक हुई। तो आज कुरुक्षेत्र पहुंची थी, पिहोवा सरस्वती मंदिर पहुंची। JP नड्डा की पत्नी JP नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कुरुक्षेत्र के माड़ी साहिब गुरुद्वारे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने माथा टेका और बाबा श्री चंद जी के जन्मदिन पर संगतों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो बचपन से परिवार के साथ यहाँ आती रही हैं। बाबा गुरविंदर सिंह द्वारा चलाए जा रहे मानव कल्याण, खेल और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उन्होंने सराहना की। डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ को मानवता की प्रेरणा बताया। इस मौके पर उन्हें सरोपा देकर भी सम्मानित किया गया। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, खुशियां खेड़े हर घर च वसन। अज मेरा इत्थे आउणा राजनीति को प्रेरित नहीं हैगा, ये मेरा क्योंकि मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी कि इत्थे आउणा मेरे लिए इवें है जिवें मैं आपदे घर आई हूं। बाबा जी नाल इन्ना साडा परिवारक रिश्ता है, परिवारक प्यार है
करनाल की इंद्री पुलिस ने चोरी और छीना झपटी की लगातार वारदातों को अंजाम देने वाले 13 आरोपियों को काबू किया है। यह गिरोह नहर की पटरी के आसपास लोगों से मोबाइल और पैसे छीनकर फरार हो जाता था। पुलिस ने इनके पास से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं, जिनमें से एक चोरी की है। कई आरोपियों पर पहले से 2 से 9 मुकदमे दर्ज हैं। नशे की लत पूरा करने के लिए ये सभी वारदातें करते थे। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है कि इनके साथ और कौन से लोग हैं, इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। भवानी पुलिस ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी को दबोचा है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन से अपराधियों पर शिकंजा कसा है तो भिवानी में ये गिरफ्तारी की गई है। राजस्थान निवासी लक्ष्मण रंगदारी केस में गिरफ्तार किया गया है। प्लॉट विवाद में उसने 2 करोड़ की रंगदारी की मांग की थी। मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 अभी भी फरार हैं। हत्या मामले में आरोपी का बेटा जेल में बंद है और अब पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।